Hello, good evening, Akshita, Chetna. Am I audible to both of you? Akshita, Chetna. Greetings, sir. Yes, okay. So, in the previous class, we were discussing collection of data, and in this chapter, लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, आपको ये बता दिया था मैंने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का क्या मतलब होता है। यहाँ बताया था स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब है किसी भी चीज के बारे में जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी वाली इंफॉर्मेशन। देखो, स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली इंफॉर्मेशन तो दो तरह की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एक होती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में ही बात करता है। तो अगर हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी के बारे में भी, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, उस इन्वेस्ट सॉरी उस इन्वेस्टिगेशन को हम जी सर। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है। तो जिस चीज के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट मैटर। जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। और जिस चीज के ऊपर जिस तरीके से हम इंक्वायरी करते हैं, जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वे। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी refers to an investigation on any subject matter by an agency or investigator with a view to collect relevant quantitative information। और स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट ही क्यों करी जाती है, क्यों करना है हमें स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ताकि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। कौन सी इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज के बारे में कोई फैक्ट या फिगर या क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सको, इसलिए हम करते हैं। एलिमेंट्स क्या है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के, आपको 4 एलिमेंट्स बताए थे, याद है अक्षिता, चेतना? व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ सर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? यस। सर वो जो टर्म 2 का सिलेबस है वो कब स्टार्ट कराओगे आप? जस्ट अ मिनट। अक्षिता, यस सर। अच्छा आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया है ना? हाँ जी सर। अच्छा, यार ये इशू है एक्चुअली, कुछ बच्चों का फर्स्ट टर्म हो गया है, कुछ बच्चों का बाकी है, और अभी हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको मतलब दूसरी क्लास हम अरेंज करें। मैं बात करता सर हूँ, मैंने। बट टर्म 1 का सिलेबस तो आएगा ही नहीं। हाँ मैं समझ गया अक्षिता आपकी प्रॉब्लम, बेसिकली हाँ आपको जी। सेकंड टर्म का स्टार्ट करना है, और हम अभी फर्स्ट टर्म ही कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कब स्टार्ट होगा वो वाला पार्ट। मैं बात करता हूँ, मैं कोई टाइम निकालता हूँ। अब ये बताओ, आपका स्कूल कब से कब तक होता है? सर मैं 1:30 तक घर आ जाती हूँ। अच्छा, 1:30 तक आप घर आ जाते हो। अगर हाँ हम जी। 4 बजे क्लास रख लें तो चलेगा आपको? सर 4 बजे मेरी ट्यूशन होती है एक और। 4 बजे ऑलरेडी होती है, तो 5 बजे कर ले तो चलेगा? सर फाइव साढ़े थर्टी क्योंकि वहाँ से लेट हो जाता है कभी आने ठीक है, में तो। 5:30 कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ निष्कर्ष से, क्योंकि और भी बच्चे हैं जैसे अनवी है, नायशा है, उनका भी कंप्लीट हो गया है। हाँ जी। तो उनको भी अलाइन करना पड़ेगा एक साथ ही। तो मैं ओके बात सर। करता हूँ, अगर पॉसिबल होगा ना, हम 5:30 आपके लिए क्लास लगवा देंगे इंशाल्लाह। ओके सर। थैंक यू ठीक है, सर। मोस्ट वेलकम। तो आप अभी करोगे क्लास, आप लीव करोगे सेशन? नहीं सर मैं सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। तो ऑल राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अंदर ना 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में। और इसके अलावा एक होता है एन्यूमरेटर, जो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। वो आप कह सकते हो उसका एम्प्लॉई है, उसका वर्कर है, या वो एक ऐसा बंदा है जिसको उसने हायर किया है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाने के लिए, तो वो एन्यूमरेटर कहलाएगा। और एक होता है रिस्पोंडेंट, जिससे आप सवाल पूछते हो, जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो आपका रिस्पोंडेंट है। जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ना, उसे कहते हैं सर्वे। अब सर्वे, बेसिकली सर्वे का मतलब है मेथड, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। सर्वे में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे मेथड्स आते हैं। तो ये सब हमने कर लिया था। ये इन्वेस्टिगेटर है, दिस इज एन्यूमरेटर, देन वी हैव रिस्पोंडेंट। इस इतनी भीड़ में जो बीच में बैठे हैं वो रिस्पोंडेंट हैं, जो सवालों के जवाब देंगे। और फिर सर्वे करने का तो अलग अलग तरीका है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, कि आप किसी से ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, टेलीफोन पे कर लो, पेपर भेज दो उसको, एक क्वेश्चन पेपर टाइप उसको भेज दिया, वो उसको फिलअप करके आपको रिप्लाई कर देगा।
या उससे पर्सनली मिलके इंटरव्यू करके भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर वेरियस मेथड्स बाय विच इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। इसको हम सर्वे कहते हैं। मेथड बाय विच इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड इज कॉल्ड सर्वे। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो किसी भी चीज के बारे में जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे लास्ट क्लास में हम एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आप लर्निवियो के बारे में ही जानना चाहते हो ना, अब लर्निवियो के बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप लर्निवियो के डायरेक्टर से ही मिलकर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लर्निवियो के बारे में कि सर आपके यहाँ कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने फैकल्टीज हैं, कितने स्टूडेंट हैं, आपका एनुअल टर्नओवर क्या होता है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉसेस क्या है, इस तरह की चीजें आप जानना चाहते हैं। तो अगर आप अंदर से ही डायरेक्टर या मैनेजमेंट से मिलकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसको हम इंटरनल कहते हैं कि आपने डेटा इंटरनल सोर्स से कलेक्ट किया है। दूसरा तरीका यह है कि आप मैनेजमेंट या डायरेक्टर से डायरेक्टली नहीं मिलते, आप बाहर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में कलेक्ट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन या एंटिटी के बारे में, उसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। सर आप अब कौन सा चैप्टर करा रहे हो अभी? स्पर्श हम कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। तुमने लास्ट क्लास करी थी ना? सर नहीं, मैं लास्ट क्लास में नहीं था। हाँ, तो मैच देख रहे थे नहीं तुम सर, मैं मैच देखता ही नहीं। फिर तुम सेशन तो तुमने लॉग इन किया था पॉसिबली? यस सर, लॉगिन किया था बट मेरा नेट नहीं चल रहा था, यहाँ पे लाइट नहीं थी तो वाईफाई नहीं चल रहा था। अच्छा, ओके। तो हम लोग ना स्पर्श कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में मैंने अभी थोड़ा बहुत ही बताया है कि कलेक्शन ऑफ डेटा में पहला टॉपिक होता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। देखिए जब भी आप किसी के बारे में कोई डेटा कलेक्ट करते हो ना, किसी भी चीज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर, जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो इन्वेस्टिगेटर कहलाता है। तो जब भी आप किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो कहलाएगा, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहते हैं। और स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के थ्रू आप क्या कलेक्ट करोगे, किसी भी चीज के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम? देखो दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, ये मैं बता रहा था अभी ने, कि एक होती है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक होती है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब जहाँ पे आप न्यूमेरिकल वैल्यूज या नंबर्स कलेक्ट करना चाहते हैं किसी के बारे में, इन्फॉर्मेशन में आपको न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। एक होता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव, करेक्ट, क्वांटिटी के बारे में है स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में हम क्या कोशिश करते हैं, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी के बारे में। अब जब भी आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करोगे ना, तो वहाँ पे चार एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है इन्वेस्टिगेट करने वाला इन्वेस्टिगेटर, इसके अलावा एक होता है जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उसे कहते हैं एन्यूमरेटर। देन वी हैव द रिस्पोंडेंट, जिससे सवाल या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, सवाल पूछा जाता है, और जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है उसे कहते हैं सर्वे। तो ये इन्वेस्टिगेटर हो गया। ये जैसे ये एन्यूमरेटर है जो जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पे। ये रिस्पोंडेंट है जो बीच में बैठा जवाब दे रहा है सवालों के। और सर्वे जो है वो मेथड है जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आप पर्सनल फेस टू फेस जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जैसे पिछले वाले इमेज में हो रहा है, यहाँ पे पर्सनली फेस टू फेस बैठ के आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन उसको मेल कर सकते हो, ठीक है, मेल के थ्रू, या कोई लिंक शेयर कर सकते हैं जिसके थ्रू वो जवाब दे देगा आपको। टेलीफोन पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो उसको आप, या आप उसको एक डॉक्यूमेंट भेज सकते हो जिसको वो फिलअप करके आपके सवालों का जवाब दे देगा। तो ये सारे तरीके हैं। अब सवाल उठता है कि किसी के बारे में भी अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो तो उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम? तो दो तरीके हैं। एक तो आप जिस एंटिटी के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, आप उस एंटिटी में जाके ही मैनेजमेंट डायरेक्टर या उसके बुक्स ऑफ अकाउंट या कोई भी जो रेलेवेंट उनके पास वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, वहां से वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लो, उसे कहते हैं इंटरनल सोर्स। लेकिन अगर आप अंदर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं, आप बाहर से ही बाहर दूसरे तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। अब देखो एक्सटर्नल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सोर्स में दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए जब आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और सारी मेहनत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप खुद करते हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा था कि लर्निवियो के बारे में आप जानना चाहते हो कि भाई क्या क्या टर्नओवर है इनका, कितने स्टूडेंट हैं, क्या फीस होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ये सब आप ये सारा डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हो। तो और ये सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो ना, कि आप खुद ही लर्निवियो के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके आप स्टूडेंट से मिलते हो, और इनके इसके बारे में आप अलग अलग वेबसाइट विजिट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, या और दूसरे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन सारी बाहर से इकट्ठा कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो खुद से अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना, उसे कहते हैं प्राइमरी सोर्स।
और प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। लेकिन इसके अलावा कई दफ़ा क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप सारी मेहनत खुद नहीं करते, या इनफैक्ट आप खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, किसी ने ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है, आप उसी की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं। आप कहते हो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है ना, वही मेरे काम आ जाएगी, आप खुद मेहनत नहीं कर रहे। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। और जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। क्लियर है पॉइंट? तो एक्सटर्नल सोर्स में दो सोर्सेज आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है उसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। ये मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ इस पे। देखिए होता क्या है ना, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल मान लो स्पर्श, तुम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तुम सपोज शूज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो तुम्हें ना जाहिर है मार्केट में इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, भाई मार्केट में लोगों का प्रेफरेंस क्या है, किस तरह के जूते उनको पसंद है, वो कैनवस शूज पहनते हैं, फॉर्मल पहनते हैं, या स्पोर्ट्स शूज पहनना चाहते हैं, लेदर वाले पहनना चाहते हैं, या किस तरह का प्रेफरेंस है कस्टमर का, ये आप जानना चाहेंगे ना। इसके अलावा आप ये भी जानना चाहोगे कि ज्यादातर लोग जो मेरे इलाके में रहते हैं उनका उनका उनके पैर का साइज क्या है, सो दैट आप अकॉर्डिंगली जो है वो उस साइजेस के जूते आप बना सकें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हो। और इसके अलावा आप ये भी जानना चाहते हैं कि भाई जूते के लिए लोग कितना पेमेंट कर सकते हैं, पेइंग कैपेसिटी क्या है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन ना इकट्ठा करने के लिए आप अलग अलग लोगों से जाते हैं, खुद मिलते हैं। आपका एक बहुत बड़ा इलाका है और उस पूरे इलाके में आप खुद जा जाके एक एक बंदे से मिलते हैं, या फिर आपने अपने किसी एन्यूमरेटर को, किसी बंदे को हायर किया है, वो अलग अलग लोगों से जाके मिलता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर आपको ला के देता है। अल्टीमेटली इसमें क्या है, इसमें मेहनत आप ही कर रहे हो, चाहे आप एन्यूमरेटर के थ्रू कर रहे हो या खुद मार्केट में इन्वॉल्व हो, मेहनत आपकी है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो इस तरीके से जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, जब डेटा कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी सोर्स है डेटा कलेक्ट करने का, और जो डेटा कलेक्ट होता है इस सोर्स से उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। करेक्ट? लेकिन कई दफा क्या होता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा, अफोर्ड भी लगेगा। आप क्या करते हो, किसी एक ऐसे बंदे से मिलते हो जिसने वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। मान लो चेतना ने कुछ टाइम पहले, उसने उसके दिमाग में भी ना ऐसे कोई आइडिया आया था कि हम ना शूज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी उसने मार्केट रिसर्च करी हुई है, उसने ऑलरेडी ये पता लगाया हुआ है कि भाई कितने लोग लेदर का शूज प्रेफर करते हैं पहनना, कितने लोग, मतलब उसको उसने ऑलरेडी ये उसको उसने पता लगा रखा है कि मार्केट में क्या कस्टमर का प्रेफरेंस है। अब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि यार मैं वापस से उस पर पैसा क्यों खर्च करूं, मैं टाइम क्यों लगाऊं, मैं वक्त जाया क्यों करूं, मैं पैसे क्यों खर्च करूं। तो आप क्या कर रहे हैं, चेतना से वो पर्टिकुलर डेटा खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो डेटा आप चेतना से ले रहे हो उसमें आपने मेहनत नहीं करी है, वो सारी मेहनत किसकी है, वो सब है चेतना की। तो उसे कहेंगे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो सेकेंडरी सोर्स से, और सेकेंडरी सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? यस चेतना, सर। स्पर्श, यस सर, क्लियर है। अनवी, आर यू देयर? यस सर। अनवी, आपका भी फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया ना? यस सर। अच्छा आप ये बताओ, आप स्कूल से कब आ जाते हो? सर स्कूल आजकल नहीं जा रही, बट ऑल्टरनेट डेज इट्स 2 o'clock। अच्छा 2 बजे आ जाती हैं आप। या लेकिन और अगर स्कूल जाना होता है लाइक फिजिकली तो 2:30 to 45, वरना ऑनलाइन में 2 o'clock। अच्छा ओके। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं ना, क्योंकि इन लोगों का अभी थोड़ा बहुत पोर्शन और बचा है इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टर्म का, तो मैं ये चाह रहा था कि हम एक 5:30 पे ना फॉर द टाइम बिंग एक बैच बना लेते हैं जिसमें मैं सेकंड टर्म का सिलेबस करवाऊंगा। तो इज इट पॉसिबल कि आप 5:30 पे क्लास अटेंड कर सकती हैं? ऑल्टरनेट डेज पे होगी क्लास, रेगुलर नहीं होगी। ऑल्टरनेट डेज पे ही ये होगी, जिसमें हमारी क्लास होती है ऑलरेडी MWF में, सॉरी TTS में। सर नो सर, बिकॉज मेरी क्लास होती है बास्केटबॉल की, सो इट्स फ्रॉम 5:30 to 8, इसलिए लेट हो जाती है। अच्छा, तो फिर तो बड़ा इशू हो जाएगा, फिर तो आपको फिर वेट ही करना पड़ेगा हमारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट होने का। ओके और सर, ये इससे महीना, पहले हो सकता है लाइक 4 to 5 और 4:30 to 5:30, तब वो भी चलेगा। यार हो तो सकता है, देखो मेरे पास ना TTS में टाइम तो है, लेकिन और बच्चों को प्रॉब्लम, जैसे अक्षिता का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, उसके पहले इनका ट्यूशन रहता है 4:30 to 5:30, तो ये 5:30 फ्री होंगी। और उससे पहले मैं फ्री हूँ, लेकिन फिर अक्षिता को प्रॉब्लम है, और उसके पहले आप भी फ्री हैं। तो फिर यही करना पड़ेगा हमें कि फिर इंडिविजुअली क्लासेस आपके लिए लगानी पड़ेंगी, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, कि मेरे को बहुत लंबा बैठना पड़ेगा, 4:30 to 5:30, फिर 5:30 to 6:30।
फिर 6:30 से मेरी ऑलरेडी क्लासेस होती हैं 11 बजे तक, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत हैक्टिक हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा था कि एक बैच हम 5:30 का अगर किसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। अच्छा अक्षिता, आप भी स्कूल जा रहे हो अभी ना? हाँ जी सर। और रेगुलरली जाना होता है आपको या ऑल्टरनेट डेज पे जाना है आपको भी? नहीं सर, डेली। डेली ही जाना है, कोई सोल्यूशन ही निकलेगा यार इस पे। अच्छा अनवी, इज दैट पॉसिबल कि आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं अपना बास्केटबॉल वाला? उससे वो पूरी एकेडमी होती है ना, तो बैचेस होते हैं प्रॉपर इसके, तो 6 to 7 क्लास होती है, फिर 7 इसलिए लेट हो जाते हैं इस टाइम पर। अच्छा अक्षिता, इज दैट पॉसिबल, आप अपना ट्यूशन शिफ्ट कर सकते हो? सर मैं बात कर लूँगी अपनी ट्यूशन अच्छा वाले ठीक है, आप टीचर मेरे को से। बात करके इन्फॉर्म करवा दो निष्कर्ष के थ्रू, या नेक्स्ट क्लास में आप बता दीजिए, अकॉर्डिंगली हम फिर एक सेपरेट बैच 5:30 का अरेंज कर 4:30 का अरेंज कर लेंगे फॉर द टाइम बीइंग। ओके सर, मैं आपको बता दूँगी फिर। ठीक है, क्योंकि असल में टाइम लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि, मैं एक्चुअली खुद भी चाहता हूँ कि हम सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर ले, क्योंकि आप लोगों को अदरवाइज भी बहुत वेट करना पड़ चुका है और आगे भी करना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा था, खुद भी चाह रहा था कि सेकंड टर्म का सिलेबस मैं स्टार्ट कर दूं, थोड़ा बहुत आपका कवर होता रहेगा साइड बाय साइड। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे को बता दीजिए अगली क्लास तक, फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह, अरेंज ओके करते सर। हैं। ओके, सो एक्सटर्नल सोर्स में हमें ये क्लियर हो गया प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, और प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, सेकेंडरी से जो आता है उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब प्राइमरी डेटा को भी ना फर्दर कई हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। ये सारी क्लासिफिकेशंस हम फिलहाल तो नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे इसको, पहले मैं कुछ और चीजें पढ़ाऊंगा, आप देख लो। फिलहाल प्राइमरी डेटा में ना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, मेल्ड क्वेश्चन आयर है, और क्वेश्चन आयर बाय एन्यूमरेटर है। ये सब, इन सब के मीनिंग हमें पढ़ने हैं, इन सब का मैरिट और डीमेरिट भी हमें कवर करना है। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में फर्क क्या है। तो मैं सिर्फ बेसिस आपको बताऊंगा, आप मेरे को बताना कि इस बेसिस पे क्या फर्क नजर आता है आपको दोनों में। ये तो समझ आ ही गया ना कि प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, और प्राइमरी डेटा में सारी मेहनत इन्वेस्टिगेटर की है या एन्यूमरेटर के साथ मिलकर वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, खुद कर रहा है, एजेंसी खुद कर रही है। सेकेंडरी डेटा में हम किसी और का डेटा यूज कर लेते हैं, ये मीनिंग है इसका। तो सबसे पहला डिफरेंस हम कर सकते हैं ओरिजिनलिटी के बेसिस पे। तो मेरे को बताइए स्पर्श, ओरिजिनलिटी के बेसिस पे कौन सा ज्यादा ओरिजिनल है और कौन सा ओरिजिनल नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी? सर प्राइमरी ज्यादा ओरिजिनल है। प्राइमरी ओरिजिनल है क्योंकि उसमें सारी मेहनत आपने करी, आपको, आप श्योर हो गए काफी कि हाँ जो मैं डेटा यूज कर रहा हूँ ना, ये ओरिजिनल होने के साथ साथ ज्यादा रिलायबल भी होगा, यस ओरिजिनल भी है और ज्यादा रिलायबल भी है। दूसरा डिफरेंस हो सकता है सोर्स के बेसिस पे, कि प्राइमरी डेटा प्राइमरी सोर्स से आता है, सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी सोर्स से आता है। तीसरा, तो जाहिर है रिलायबिलिटी के बेसिस पे आप कर सकते हो कौन सा ज्यादा विश्वसनीय है, कौन सा ज्यादा भरोसेमंद है। प्राइमरी डेटा जो है वो ज्यादा रिलायबल है क्योंकि इसमें सारी मेहनत आपने करी है और आप ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए हैं, तो उसके सही या गलत होने का ज्यादा ज्यादा श्योरिटी आपको रहेगी। ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी की आप गारंटी ले सकते हो। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है वो सही है गलत है, उसकी एक्यूरेसी का कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा टाइम, बताइए टाइम कहाँ ज्यादा लगेगा, प्राइमरी डेटा में टाइम ज्यादा लगेगा, सेकेंडरी में ज्यादा लगेगा? तो प्राइमरी में ज्यादा लगेगा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि प्राइमरी में ओवरऑल पूरी रिसर्च करनी है ना, आपको मार्केट में जाना यस है, एक एक बंदे से मिलना है, डिपेंडिंग ऑन कितना कितना बड़ा मार्केट आप कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। और आमतौर पे प्राइमरी में ज्यादा टाइम लगता है और सेकेंडरी में कम लगता है। कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी प्राइमरी में, जाहिर है सारी मेहनत आपकी है। सेकेंडरी में क्या है, आपको कुछ पैसे देने हैं और सेकेंडरी डेटा खरीद लेना है। यस सर। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब है कि देखो जब आप डेटा यूज करते हैं ना, डेटा आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली डेटा कलेक्ट करने का मकसद है कोई ना कोई कंक्लूजन, कोई ओपिनियन, कोई कुछ ना कुछ आप फ्रेम करना चाहते हैं, कोई ओपिनियन आप फ्रेम करना चाहते हैं, इसलिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यही मकसद है डेटा कलेक्ट करने का। तो अगर आपने मान लीजिए प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, तो क्योंकि वो डेटा सारा आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो ओपिनियन आप बनाएंगे उसके सही होने का ज्यादा चांस है। इसका मतलब प्राइमरी डेटा को यूज करते वक्त आपको प्रिकॉशन कम लेने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत डेटा यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ओपिनियन आप बना लें वो गलत बन जाए, जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे वो गलत कंक्लूजन हो। इस बात का रिस्क किस में ज्यादा होगा, सेकेंडरी में ज्यादा होगा, प्राइमरी में रिस्क नहीं है, क्योंकि प्राइमरी डेटा आप ही ने कलेक्ट किया है। तो प्राइमरी डेटा के बेसिस पे जब आप कोई कंक्लूजन, ओपिनियन या कोई भी चीज फ्रेम करते हैं ना,
तो उसमें आपको कम प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके गलत होने का रिस्क कम होता है। प्रिकॉशन इसलिए इसमें कम लेनी है। लेकिन सेकेंडरी डेटा में रिस्क ज्यादा है, और क्योंकि किसी और का डेटा आप यूज कर रहे हैं, आपने खुद तो कलेक्ट किया नहीं है, रिस्क ज्यादा है, इस वजह से प्रिकॉशन भी इसमें आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये सब डिफरेंसेस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा आपको। आगे चल रहे हैं अब सर आ ये जाते हैं। पीपीटी आपके पास पूरी प्रिपेयर्ड है? ये अभी प्रिपेयर नहीं हुई है पूरी, इसमें कुछ और चीजें बाकी हैं। सर जब हो जाएगी तब एक बार सेंड करवा दें। ठीक। अब आ जाते हैं सर्वे का क्या मतलब है। तो सर्वे मैंने आपको पहले ही बताया, सर्वे का मतलब है अब जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो ना, जिस भी तरीके से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं सर्वे। मेथड बाय विच स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन और इंक्वायरीज आर कंडक्टेड। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जिस तरीके से कंडक्ट करी जाती है, या इंफॉर्मेशन जिस तरीके से आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम सर्वे कहते हैं। अब सर्वे में ना दो ही ब्रॉड कैटेगरीज है। सर्वे दो तरह का होता है, एक होता है सेंसस मेथड, एक होता है सैम्पलिंग मेथड। सेंसस एंड सैम्पलिंग, ये दो तरीके हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसस की, उसके बाद सैम्पलिंग की। ठीक है। सेंसस में जिस भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो ना, उसके आप हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और मुझे इस बात का मुझे ये पता लगाना है कि मेरे क्लास में जो स्टूडेंट है ना, उनकी एज क्या है, किस एज ग्रुप के स्टूडेंट है। तो पहला तरीका ये है कि भाई मैं क्लास के कुछ बच्चों से उनकी उम्र पूछ लेता हूँ। जो आगे 5-6 स्टूडेंट बैठते हैं, या 5-10 स्टूडेंट बैठते हैं, उनसे मैंने एक एक करके उनकी उम्र पूछी, और उसी के बेसिस पे एक अंदाजा लगा लिया। जैसे किसी ने बोला कोई 17 का है, कोई 16 का है, कोई 16.5, कोई 15 का है। ऐसे अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट है मेरी क्लास में। अब कोई कह रहा है कि मैं 17 का हूँ, कोई 16 का है, कोई 15 का है। तो अल्टीमेटली मैंने उससे एक ओपिनियन बना लिया कि अच्छा, मेरी क्लास में जो स्टूडेंट है ना, उनकी उम्र तकरीबन 16.5 ईयर्स के अराउंड है। सबके सब ना 16.5 ईयर्स के आसपास के हैं। तो इस तरीके से देखो, अब मैंने क्या किया ना, इसमें इन्फॉर्मेशन मुझे किस चीज की चाहिए थी, मुझे ये जानना था कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट है ना, वो किस एज ग्रुप के हैं, ये जानना चाहता था मैं। और उसके लिए क्या किया है मैंने सबसे पूछा ही नहीं है। मैंने पूछा है क्लास के सिर्फ 5-10 स्टूडेंट से। तो अगर सिर्फ आप कुछ ही लोगों से पूछ के, कुछ ही मतलब क्लास में जितने जितने स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ ही लोगों से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उसी के बेसिस पे आप ओपिनियन बना लेते हैं। ये जो तरीका है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, इसे कहते हैं हम सैम्पलिंग मेथड। कि आप जितने भी लोग हैं क्लास में, उनसे इन्फॉर्मेशन सबसे कलेक्ट नहीं कर रहे, आप थोड़े लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सबके बारे में एक राय बना रहे हैं, सबके बारे में एक ओपिनियन बना रहे हैं। ये तरीका कहलाता है सैम्पलिंग। दूसरा तरीका क्या है, सेंसस। देखो सैम्पलिंग में हमेशा इस बात की दिक्कत है कि जो आप ओपिनियन बनाएंगे ना, वो एक्यूरेट है नहीं है, इसका इसका 100% इसकी गारंटी नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने सारे बच्चों से, सारे स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी नहीं, आपने 5-10 स्टूडेंट से ही पूछा, और 5-10 स्टूडेंट के बेसिस पे जो है आंसर मिला है आपको, उसी के बेसिस पे आपने क्या दिया कि भाई आपके जो क्लास में स्टूडेंट है ना, उनकी उम्र 16.5 ईयर्स के अराउंड है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के जो बाकी 5-10 स्टूडेंट बैठे थे ना, वही 17 और 15 और 16 साल के आसपास के थे, बाकी सब क्लास में ना 18-19 साल के, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैंने सबसे पूछा होता तो मेरा कंक्लूजन कुछ और होता, मेरा ओपिनियन कुछ और होता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ ही लोगों से पूछ लिया। अब देखो, अगर मैं सबसे पूछता हूँ एक एक करके, 50 स्टूडेंट है, 50 के 50 से मैं जा जाके पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, और उसके बेसिस पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, उसके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन बनाता हूँ कि मैं मेरी क्लास में जो स्टूडेंट है, तकरीबन सबकी उम्र तकरीबन 17.5 या 17 के अराउंड है। ये ओपिनियन जो बना है सबसे सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका है ना, दिस इज कॉल्ड सेंसस मेथड। समझ आ रही है बात? तो सेंसस में क्या होता है कि जितने भी आइटम है ना, सबसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो जिस को आप चेक करते हैं, उसमें जितने आइटम है ना, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे मेरी क्लास में जो 50 स्टूडेंट है ना, उसे कहेंगे पॉपुलेशन साइज। तो मेरी क्लास में जो स्टूडेंट है, दैट इज पॉपुलेशन साइज। और मैं अपने पॉपुलेशन साइज में हर एक स्टूडेंट से सवाल पूछता हूँ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कहलाता है सेंसस मेथड। तो व्हेन statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of the population, it is known as census method. समझ आई बात? जैसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको
आपके इलाके में शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना था। अब आपके इलाके की पॉपुलेशन कितनी है? आपके इलाके में मान लीजिए 1 लाख लोग रहते हैं और आप जो है, आप जूते का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ज़ाहिर है आपको लोगों का प्रेफ़रेंस पता होना चाहिए ना, भई लोग जो है किस तरह के जूते पसंद करते हैं। फॉर्मल है या मतलब स्पोर्ट्स शूज़ पसंद हैं, लेदर शूज़ पसंद है, कैनवस पसंद है, किस तरह के जूते उनको पसंद है। तो आपके पास 2 तरीके हैं उनका प्रेफ़रेंस जानने के। पहला तरीका तो ये है कि आप जितने भी लोग हैं उस लोकेलिटी में, उस इलाके में 1 लाख लोग हैं, सबके पास जाएँ, एक-एक करके सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके बेसिस पे आप ओपिनियन बनाएँ कि हाँ जी, उसके बेसिस पे आप ये तय कर पा रहे हैं कि लोगों को ना स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा पसंद है या लेदर शूज़ ज़्यादा पसंद है। तो एक तो ये तरीका हो गया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। दूसरा तरीका ये कि आप सबके पास नहीं जा रहे हैं, आपने कहा यार 1 लाख लोगों को कौन कवर कर पाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं मैं मान लो 5-6 हज़ार लोगों से पूछ लेता हूँ। 1 लाख लोगों से नहीं पूछ रहा है, 5-6 हज़ार, 1 लाख में से सिर्फ 5-6 हज़ार लोगों को आपने चुना है। अलग-अलग एज ग्रुप और अलग-अलग बेसिकली सेगमेंट वाले जो लोग हैं, अलग-अलग इनकम ग्रुप वाले लोग, उनको उठाया आपने, उनसे सवाल पूछ के आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। इसे कहते हैं सैंपलिंग। सबसे पूछते हैं तो सेंसस है। बताइए चेतना, स्पर्श, इज़ दिस क्लियर? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब देखो, आपको नहीं लगता कि सेंसस मेथड यार बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा? अगर देखो, आप खुद बताओ सेंसस मेथड कब अप्लाई किया जा सकता है? जब पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा हो तब इसको अप्लाई करना चाहिए, या जब पॉपुलेशन साइज़ मतलब जब कम आइटम को चेक करना हो, कम आइटम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो ये सूटेबल है, या बड़े पॉपुलेशन साइज़ में ये सूटेबल है? सर छोटे पॉपुलेशन साइज है। करेक्ट, छोटे पॉपुलेशन साइज़ में सूटेबल। और आम तौर पे ना सेंसस मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा होने के साथ-साथ आपके पास जो आइटम है ना, जिनको चेक करना है वो सब हेटेरोजीनियस नेचर के हों, हेटेरोजीनियस हों। हेटेरोजीनियस का मतलब है कि सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग-अलग है। तो वहाँ पे सेंसस मेथड आप अप्लाई करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जैसे आपसे मैं कहता हूँ कि मार्केट में आज के डेट में कौन-सा फ़ोन सबसे अच्छा है, करेक्ट? तो सबसे अच्छा फ़ोन बताने के लिए आप ये इस कन्क्लूज़न पे पहुँचने के लिए कि भई मार्केट में कौन-सा फ़ोन सबसे अच्छा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो मार्केट में जितने फ़ोन्स हैं सभी को चेक करना पड़ेगा ना। क्योंकि मैंने क्या पूछा है मार्केट में सबसे अच्छा फ़ोन क्या है, कौन-सा है ये बताना है आपको। अब कोई किसी का कैमरा अच्छा है, किसी का रैम अच्छा है, किसी का बैटरी बैकअप अच्छा है, किसी की प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है। अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले फ़ोन्स हैं ना, सब एक जैसे तो है नहीं। अगर सब एक जैसे ही होते तो उसे कहते हैं होमोजीनियस। लेकिन क्योंकि सबका कैरेक्टर अलग है, सब अलग-अलग कैरेक्टर, सबके फीचर्स अलग हैं, तो अल्टीमेटली आप इस तरह के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। करेक्ट? और हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट के केस में आपको जब ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कौन-सा बेहतर है, सबसे बेहतर कौन-सा है, उसके लिए आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं बात? तो सेंसस मेथड नंबर 1 तब अप्लाई होता है जब जब पॉपुलेशन साइज़ छोटा हो। मतलब ज़्यादा बेहतर है तब इसको अप्लाई करना है जब पॉपुलेशन साइज़ छोटा हो, अदरवाइज़ इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और एफर्ट। इसके अलावा सेंसस मेथड ज़्यादा सूटेबल तभी रहता है जब आपके पास जो आइटम आपको चेक करने हैं ना, या जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो कलेक्ट करनी है हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन साइज से। अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज़ें हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो सेंसस इज़ सूटेबल। समझ आया? और सैंपलिंग क्या चीज़ होती है? सैंपलिंग इसका जस्ट अपोज़िट है। सैंपलिंग में देखिए, पहले मैं इसकी सेंसस के मेरिट्स की बात कर लेता हूँ। सेंसस का पहला मेरिट ये है कि इट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। कि आपको ना पूरी जानकारी देगा, जिसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ना, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी क्योंकि आपने छोड़ा ही नहीं है कुछ। आप हर एक चीज़ चेक कर रहे हो। तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ज़ाहिर है आपने डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है तो उसके एक्यूरेट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। इट हैज़ अ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसके अलावा ये मेथड आमतौर पे तब सूटेबल माना जाता है जब जब जो पॉपुलेशन साइज़ है ना वो हेटेरोजीनियस नेचर का है। अलग-अलग फीचर्स वाले, अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक वाला आइटम है तो इसको आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। आगे आ जाते हैं डिमेरिट क्या है इसमें, दिक्कतें क्या है? दिक्कत ये है कि इसमें सर एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इट रिक्वायर्स मोर मोर टाइम। इसके अलावा इस ये एक्सपेंसिव भी कंसिडर किया जाता है, ज़ाहिर है, पैसे भी खर्च होंगे इसमें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे आपको आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, आपको हर एक आइटम को चेक करना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो दिस विल टेक मोर टाइम एंड इट विल बी कंसिडर्ड मोर एक्सपेंसिव एज़ वेल।
एंड इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन साइज। अगर बड़ा पॉपुलेशन साइज है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसको बहुत बड़े पॉपुलेशन साइज पे अगर आप इसको यूज करेंगे ना तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। अब आ जाते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इसका जस्ट अपोजिट है। तो सैम्पलिंग का क्या मतलब है? When only some representative items of the population are selected and data is collected from those item only, then it is known as sampling method। कि जो भी population size है उसमें से आपको कुछ ही item check करना है, कुछ representative items आप उठा के check करते हैं, वहां से information collect करते हैं और उसी की basis पे आप ये बोलते हो कि मतलब ये आप कोई conclusion या opinion draw कर लेते हैं, that is called sampling method। ठीक है। और सैम्पलिंग मेथड कब अप्लाई होता है? जब जो प्रोडक्ट है ना, जो पॉपुलेशन साइज है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, आप कभी अगर मार्केट गए हैं, कभी कभी सब्जी लेने गए हो, तो आप क्या करते हो? जैसे आप कभी मम्मा के साथ जाओ, तो अगर मम्मा को कभी प्याज लेना है या कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट लेना है, कोई भी सब्जी लेनी है, तो मम्मा क्या करती हैं कि जैसे प्याज ही लेना है तो प्याज वो एक एक करके सब नहीं उठाती। मतलब एक एक करके, जैसे उनको मान लीजिए 2 किलो प्याज चाहिए, तो वो 2 किलो में जितने प्याज चढ़ेंगे सबको चेक नहीं करती, वो कुछ चेक कर लेती हैं और उसी के बेसिस पे उनको अंदाजा लग जाता है कि प्याज अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे हैं या खराब है, खरीदने लायक है या नहीं खरीदने लायक है। समझ रहे हैं? तो मम्मा क्या कर रही है, प्याज खरीदते टाइम कौन सा मेथड अप्लाई कर रही है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ओपिनियन ड्रॉ करने के लिए, कंक्लूजन बनाने के लिए सैम्पलिंग मेथड अप्लाई कर रही है। कि वो एक एक करके सारे प्याज को चेक ही नहीं कर रही, वो कुछ प्याज देख रही है, उसी के बेसिस पे उनको आइडिया लग गया कि हाँ ठीक है, इसके पास प्याज इसी से ले लेते हैं। तो इसे कहते हैं सैम्पलिंग मेथड। या आपने जैसे कभी देखा हो, हम कभी फॉर एग्जांपल आप चावल लेने जाओ, राइस, तो आप इमेजिन करो कि आप दुकानदार से कहते हैं भाई आपके पास चावल है? उसने कहा हाँ जी है मेरे पास। आप उससे बोलते हो दिखा दो जरा फटाफट से, उसने दिखा दिया आपको। अब वो एक पूरी बोरी है चावल की जो आपको परचेज करनी है। आप क्या करेंगे? आप आमतौर पे चावल की क्वालिटी चेक करने के लिए क्या एक एक दाना उसमें से निकाल के चेक करेंगे? आपको इस बात का आइडिया लगाना है कि वो चावल इसमें सही है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, अगर एक एक दाना उसमें से निकाल निकाल के चेक करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि हाँ भाई ये चावल है अच्छे हैं या खराब हैं। बताओ जरा, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या कंक्लूजन बनाने, ओपिनियन ड्रॉ करने के लिए कौन सा वाला मेथड अप्लाई किया है? कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं आप? बताइए। अगर आप एक एक दाना, एक एक चावल का एक एक दाना आप चेक करते हो तो उसे क्या कहेंगे हम? कौन सा मेथड आप अप्लाई कर रहे हो? सेंसस में सेंसस कर रहे हैं आप। तो जाहिर है सेंसस इतने बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज है ना, वो तो वहां पे अप्लाई करना सूटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम और कॉस्ट लगेगी उसमें, बहुत वक्त जाया होगा उसमें और बहुत फजूल भी लगेगा आपको ये। तो आप क्या करते हैं, आप वहां पे सैम्पलिंग अप्लाई, पता है सैम्पलिंग क्यों अप्लाई कर? आप थोड़े से ही चावल लेके इस बात पे अपना कंक्लूजन बना लेते हैं कि हाँ चावल अच्छे हैं या बुरे हैं। थोड़े से ही लेके इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि सारे चावल एक ही तरह के होंगे उस बोरी के अंदर, है ना, होमोजीनियस नेचर वाले तो चावल हैं सारे। लेकिन जैसे मैंने पूछा मोबाइल कौन सा मार्केट में अच्छा है, तो आप कुछ मोबाइल चेक करके ही नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये वाला मोबाइल अच्छा है। आपको सारे ही मार्केट में सारे मोबाइल आपको चेक करने पड़ेंगे, सबके फीचर्स देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग के कंक्लूजन बना पाएंगे आप। तो मोबाइल के केस में हम सेंसस मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि उनके फीचर्स अलग हैं। चावल सब्जी या फ्रूट आपको परचेज करना, हम आमतौर पर सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो बेसिकली पॉइंट इज एट कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, सेंसस और सैम्पलिंग। तो व्हेन ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एंड डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम दोज आइटम ओनली, then it is known as sampling method. And this method is generally adopted when area of investigation is large। बहुत बड़े पैमाने पे आपको सैम्पलिंग करनी है, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बहुत बड़े एरिया से। तो आप सब चेक नहीं कर सकते, जाहिर है। जैसे मैं बात कर रहा था शूज़ की, आपको शूज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, आप 1 लाख लोगों से आप मिल नहीं सकते सबसे जाके, क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो आप कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं से सवाल पूछ के आप एक ओपिनियन बना लेते हैं। इसका मतलब आप सैम्पलिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब सैम्पलिंग मेथड का फायदा क्या है, मेरिट क्या है सैम्पलिंग का? बताइए, आप में से कोई बताए मेरे को, आपको क्या फायदा नजर आता है सैम्पलिंग में? चेतना। चेतना, कोई बेनिफिट बताइए, कोई मेरिट बताइए इसका। सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करने का कोई फायदा बताइए। स्पर्श आप बताओ। टाइम कम लगता है।
टाइम कम लगेगा और क्या होगा? ज्यादा पॉपुलेशन में हम कर पाते हैं सर। ज़्यादा सॉरी सर ज्यादा पॉपुलेशन साइज होता है तो उसमें हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है और टाइम कम लगेगा और कॉस्ट भी तो कम लगेगी। टाइम कॉस्ट एफर्ट सब बचेगा ना आपका, रिड्यूस कॉस्ट, ग्रेटर स्पीड भी बढ़ जाएगी आपकी, मतलब बहुत जल्दी आप ओपिनियन बना पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक एक आइटम चेक करोगे तो उसमें आपको कंक्लूजन पे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो सैम्पलिंग का फायदा ये है कि आपका काम तेजी से होगा, ग्रेटर स्पीड इट, और इसको मैनेज करना, इसको बेसिकली एडमिनिस्टर करना भी आसान है। अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग सैम्पलिंग मेथड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि सैम्पलिंग मेथड में आपको कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे 1 लाख लोगों में से आपको सिर्फ 5,000 लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो भाई 5,00,000 लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ वर्कर्स चाहिए, करेक्ट। आप वर्कर्स को अलग अलग जगह, एन्यूमरेटर चाहिए, बेसिकली एन्यूमरेटर को अलग अलग लोगों से मिलने के लिए भेजेंगे, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आएंगे। लेकिन आप इमेजिन करो 1 लाख लोगों से आप इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हो तो आपको ज्यादा एन्यूमरेटर की जरूरत होती, या अगर आप 5,000 लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो ज्यादा एन्यूमरेटर्स की जरूरत पड़ेगी आपको? आंसर इज कि अगर सर 1 लाख से इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे तो ज्यादा एन्यूमरेटर चाहिए आपको। अलग अलग लोगों से मिलने के लिए अलग अलग लोगों को आप भी भेजोगे तो ज्यादा उसमें वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, और जितने ज्यादा लोग होंगे उसको मैनेज करना आपके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। सैम्पलिंग मेथड में आपको सब चेक करना ही नहीं, सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी ही नहीं है, कुछ ही लोगों के इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करके आपको ओपिनियन बनाना है, तो उसको मैनेज करना आपके लिए आसान है, कम वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट माना जाता है इसको, और वक्त भी कम लगेगा, मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। सो दीज आर दी मेरिट्स। अब आ जाते हैं इसकी दिक्कतें क्या हैं, इसमें परेशानियां क्या हैं। परेशानी पहली है कि इसमें एक्यूरेसी अचीव करना बहुत मुश्किल, 100% एक्यूरेसी अचीव करना, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, एक एक आप आइडिया ही लगा सकते हो, आप तकरीबन तकरीबन वाला आपका कंक्लूजन रहेगा। आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि मतलब जो भी आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो 100% एक्यूरेट होने की कोई गारंटी नहीं ले सकते आप। रीजन ये कि आपने 100% आइटम्स को चेक ही नहीं किया है, 100% आइटम जो है आपने वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं करी है। जैसे कई दफा क्या होता है ना कि मम्मी अगर सब्जी वगैरह लेके आती हैं, कभी आपने नोटिस किया हो, तो मम्मी ऐसा नहीं कि देख के नहीं लाती हैं, खरीदते वक्त ध्यान देती हैं, जैसे प्याज ले रही हैं, आलू ले रही हैं, टमाटर ले रही हैं, कुछ भी ले रही हैं, तो उसे चेक करेंगी। लेकिन 2 किलो लेना है तो इसका मतलब नहीं कि 2 किलो में जितने आलू प्याज चढ़ेंगे सबको एक एक करके चेक किया जाएगा। आमतौर पर हम थोड़े बहुत चेक करते हैं, उसके बाद डाल देते हैं, और उसी की बेसिस पे तय हो जाता है कि हाँ ठीक है, प्याज सही है, आलू सही है, या टमाटर सही है, मटर सही है, जो भी है। लेकिन कई दफा क्या होता है उसके बावजूद जब आप घर आते हो ना, तो उसमें से कुछ खराब निकल ही जाते हैं। अब वो क्यों हो रहा है भाई? हमने तो जब हमने चेक करके लिया था, और हमने जब ले रहे थे ना, हमने कहा था हाँ बढ़िया है चलो ले लेते हैं, तो हमने उस टाइम अपना ओपिनियन बनाया था कि हाँ अच्छे प्याज है, अच्छे टमाटर या अच्छा मटर कुछ भी है। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो हमारा जो ओपिनियन है ना वो उसकी एक्यूरेसी में कमी आ गई, वो 100% एक्यूरेट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने हर एक टमाटर, हर एक जो भी प्याज था, आलू था, वो चेक नहीं किया था, अब उसमें से कुछ खराब निकल गए। और क्यों निकल रहे हैं खराब? क्योंकि आपने सब चेक किए ही नहीं है। तो इसमें क्या है ना कि सैम्पलिंग में एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है। इसमें जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो 100% एक्यूरेट है नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, इट रिक्वायर्स मोर नॉलेज एंड एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस। अच्छा, सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करने के लिए आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? कोई समझाएगा मेरे को? सैम्पलिंग में ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस की क्यों जरूरत है? कोई बताएगा? सैम्पलिंग मेथड अप्लाई करते हुए मुझे ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस की जरूरत क्यों है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सबको पता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है कि किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, ऑडिट करेगा, और ऑडिट करने के बाद ना वो अपना ओपिनियन देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भाई कंपनी ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए हैं ना वो ट्रू और फेयर पोजीशन बिजनेस का रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते वो बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, ये इवैल्यूएट करने के लिए कि बिजनेस के अकाउंट बिजनेस की पोजीशन को फेयरली एक्सप्रेस कर रहे हैं, फेयरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए जो ऑडिट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अकाउंट्स को ऑडिट करता है, ट्रांजैक्शन जितने भी है ना उसको चेक करता है कि ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर।
और आमतौर पे अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो, हम अकाउंट जब भी बनाते हैं ना इनवॉइसेस के बेसिस पे बनाते हैं कि अलग अलग सेल्स इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस है, अलग अलग तरह के इनवॉइसेस होते हैं। हम उन इनवॉइसेस के बेसिस पे क्या करते हैं, अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं, ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं। जैसे अगर हमने परचेज किया है रॉ मटेरियल या कोई भी गुड, तो हम उसको बेसिकली परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, या अलग अलग लेजर और अलग अलग जगह पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। पॉइंट इज दैट कि जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे ना, अब साल में एक ट्रांजैक्शन तो है नहीं परचेज का, साल भर में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए होंगे। एक कंपनी जो है हजारों दफा चीजें खरीदती है और हजारों कस्टमर्स को बेचती भी होगी, तो बहुत दफा सेल्स इनवॉइसेस बनाए गए, बहुत दफा परचेज इनवॉइसेस बनाए गए, और सारे इनवॉइसेस को हमने अल्टीमेटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा। अब ध्यान से सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का या किसी ऑडिटर का काम क्या है कि वो फाइनेंशियल अकाउंट सही से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए ये चेक करेगा। प्रॉब्लम ये है कि इनवॉइसेस कितने हैं, 10,000 इनवॉइसेस, सेल्स के अलग हैं, परचेज के अलग हैं, और वो इनवॉइसेस इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं बैलेंस ऑफ मतलब सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट सही से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए उसको इंश्योर करने के लिए वो क्या करेगा, सारे इनवॉइसेस को चेक करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर इनवॉइस की वैल्यू को बुक ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया नहीं किया गया, परचेज की वैल्यू को सही से रिकॉर्ड किया नहीं किया, सेल्स की वैल्यू को सही से रिकॉर्ड किया नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि 10,000 की सेल्स को हमने सिर्फ 1,000 दिखा दिया, या 5,000 की परचेज को हमने 50,000 करके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया प्रॉफिट को अफेक्ट करने के लिए। ऐसा कर सकती है ना कंपनी। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे क्या करना है, चेक करना है सारे इनवॉइसेस को, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट की जो ट्रू और फेयर व्यू है ना, वो बिजनेस का रिफ्लेक्ट करे नहीं करे ये बताना है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू और फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं कर रहा, मुझे अल्टीमेटली इनवॉइसेस चेक करने पड़ेंगे। लेकिन बताओ क्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास इतनी फुर्सत है कि मैं 10,000 इनवॉइसेस किसी कंपनी के बैठ के चेक करता रहूं? ये चेक करूं कि भाई उसने परचेज इनवॉइस की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में सही से रिकॉर्ड करी है या नहीं करी, सेल्स इनवॉइसेस की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी है नहीं करी, प्रॉपर्ली करी है नहीं करी? कर सकता हूँ कि मैं 10,000 परचेज के हैं, 10,000 सेल्स के हैं, 20,000 इनवॉइसेस चेक करने हैं मुझे? No, sir. बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, और ऑडिट करने में मुझे जमाना लग जाएगा, 3-4 महीने तो मुझे ऑडिट करने में लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो उस सिचुएशन में क्या करूंगा मैं कुछ कुछ इनवॉइसेस परचेज के चेक कर लूंगा, कुछ सेल्स के चेक कर लूंगा, और अगर उनकी वैल्यू को सही से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया होगा तो मैं प्रिज्यूम कर लूंगा कि बाकी इनवॉइसेस की वैल्यू को भी अच्छे से रिकॉर्ड किया गया होगा। समझ रहे हैं बात? अगर परचेज इनवॉइसेस की वैल्यू को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया तो मैं मान लूंगा कि सारे परचेजेस की वैल्यू को सही से रिकॉर्ड किया गया होगा। तो मैंने क्या किया, 10,000 में से फॉर एग्जांपल 500 परचेज इनवॉइस चेक कर लिए, 800 सेल्स इनवॉइस चेक कर लिए, उसी के बेसिस पे मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि हाँ भाई बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो प्रॉपर्ली बनाए गए हैं। या फिर मैंने कह दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही से नहीं बनाए गए, अगर मुझे लगा कि परचेज इनवॉइसेस की वैल्यू को सही से रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं कह दूंगा नहीं बनाए गए अच्छे से, और अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दिया गया तो मैं कह दूंगा हाँ अच्छे से बनाए गए। पॉइंट इज दैट क्योंकि मैं थोड़े ही चीजों को चेक कर रहा हूँ, तो इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में जो ओपिनियन मैं दे रहा हूँ उसके 100% एक्यूरेट होने का चांस है क्या? बताइए, 100% एक्यूरेट होने का चांस है? आंसर इज नो, क्योंकि आपने सारे आइटम चेक ही नहीं किए। हो सकता है आपने जो 800 सेल्स इनवॉइस चेक किए वो तो परफेक्ट है, उसमें कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन बाकी जो आपने छोड़ दिया ना उसमें प्रॉब्लम थी सर। अगर वो चेक किए होते तो वहां पे गलती आपको नजर आती। करेक्ट। अच्छा, सवाल उठता है कि मैंने वो 800 सेल्स इनवॉइसेज ही क्यों चेक किए, और मैं कैसे तय करूंगा कि कौन से वाले सेल्स इनवॉइसेज चेक करने हैं कौन से नहीं करना है? ये कैसे तय होगा कौन से परचेज इनवॉइस चेक करना है कौन सा नहीं करना? ये मैं रेंडमली थोड़ी किसी को भी उठा के चेक करूंगा, मैं अपने नॉलेज एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करूंगा ना। तो अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के इस्तेमाल करके ही आप सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं। तो सैम्पलिंग मेथड सबके बस की नहीं है। सैम्पलिंग मेथड वही इन्वेस्टिगेटर अप्लाई कर सकता है जिसको नॉलेज अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो। जिसको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसको सभी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिटर्मिन ही नहीं कर पाएगा कि भाई कौन सी वाउचर्स को हमें, कौन से इनवॉइसेस को चेक करना चाहिए, कौन से को छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे पता है कि भाई जितने भी बड़े वाउचर्स है ना, बड़े वाउचर्स या बड़े इनवॉइसेस की वैल्यू को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया ही जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में।
जैसे 5 लाख का कोई परचेज है, 10 लाख की कोई सेल्स है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैं श्योर हूँ। क्योंकि बड़े अकाउंट, बड़े वैल्यूज वाले आइटम को अगर आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करोगे तो कोई भी पकड़ लेगा कि भाई आपने 10 लाख रुपए की सेल्स को नहीं रिकॉर्ड किया, कहाँ गया ये 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की वैल्यू को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, कहाँ गया ये। तो बड़े वैल्यूज को लेके कंपनीज ना चोरी नहीं करेगी, मेरा ऐसा मानना है। मुझे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि जो छोटे बिल्स है ना, 10,000, 5,000, 200, 1000, ऐसे वाले बिल्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस पे किसी की नजर भी नहीं जाएगी। तो कंपनी ने छोटे छोटे इनवॉइसेस को रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो मैंने क्या किया, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने सिर्फ छोटे छोटे वैल्यू वाले इनवॉइसेस को चेक किया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये सही होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट बाकी भी सही तरीके से बनाया गया होगा। अब बताइए, मैंने छोटी वैल्यूज वाले वाउचर्स को ही सेलेक्ट किया, कैसे तय किया मैंने ये? एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, जितना मेरे को अपने फील्ड का नॉलेज एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं तय कर पा रहा हूँ ना कि कहाँ पे गलती हो सकती है या कहाँ पे चीजों को छुपाया जा सकता है। तो सैम्पलिंग मेथड वही इन्वेस्टिगेटर अप्लाई कर सकता है जिसको जिसको क्या हो, नॉलेज और एक्सपीरियंस हो मार्केट का या पॉपुलेशन साइज के बारे में। तो ये दूसरा डिमेरिट है इसका कि ये तभी अप्लाई होगा जब नॉलेज एक्सपीरियंस हो। तीसरा डिमेरिट ये है कि ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकता। ये तो जाहिर है क्यों नहीं करा सकता, क्योंकि आपने सारे आइटम्स को चेक ही नहीं किया। चौथा डिमेरिट ये है कि ये सूटेबल भी नहीं माना जाता हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन साइज के लिए। ये आप तभी अप्लाई करते हैं जब होमोजीनियस पॉपुलेशन साइज है आपका। इट इज नॉट सूटेबल फॉर पॉपुलेशन साइज कंटेनिंग हेट्रोजीनियस आइटम। बताइए गाइज, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? कुछ पूछना है, कोई डाउट है? स्पर्श, सर चेतना। मुझे प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बताएं। सर अगर हमने मतलब कुछ लोगों को बोला कि आप हमारे लिए सर्वे कर कर आओ, तो और उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, तो उसे प्राइमरी सोर्स कहेंगे या फिर सेकेंडरी? प्राइमरी है वो। प्राइमरी देखो, आप खुद करो या आपने किसी बंदे को हायर कर लिया या आपने किसी से कह दिया, उसे काम, उस अल्टीमेटली काम तो आप खुद ही कर रहे हो ना, या काम किसी से करवा रहे हो, वो प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या होता है, किसी ने ऑलरेडी बना रखी है रिपोर्ट, किसी ने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, आप जाके उससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली और सारी इन्फॉर्मेशन एज अ होल आप लेके आ जाते हो। समझ रहे हैं? तो वो सेकेंडरी है। जैसे जैसे तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज, जैसे लर्निवियो के बारे में आप जानना चाहते हो, लर्निवियो के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो पहला तरीका ये कि आप खुद जाओ मार्केट में और लर्निवियो के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, या आपने किसी एन्यूमरेटर को आप अपॉइंट कर दो, हायर कर लो, उससे कहो कि भाई लर्निवियो के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आओ। ये दोनों ही प्राइमरी मेथड है, प्राइमरी सोर्स है और प्राइमरी डेटा कलेक्ट होगा ऐसे। दूसरा तरीका ये है कि आप ना अक्षिता के पास चले जाओ। अक्षिता को लर्निवियो के बारे में ऑलरेडी पता है क्योंकि उसने ऑलरेडी रिसर्च करी है इस बारे में। अक्षिता को भी एक फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना था, इसने कहा यार मुझे लर्निवियो के बारे में पता लग जाएगा ना, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि कैसे इंस्टीट्यूट को चलाया जाएगा, कितना कितना खर्चा हो जाता है। इसका आइडिया लेने के लिए अक्षिता ने ये चीजें पहले से ही रिसर्च कर रखी थी। तो आप जाते हो, अक्षिता से मिलते हो, अक्षिता से कहते हो कि सर मैम मुझे ऐसा ऐसा ये करना है, तो अक्षिता कहती है ठीक है मेरे पास तो ऑलरेडी डेटा है, आप मेरे से ले लो, आप इतनी रिसर्च में मेहनत ही क्यों करना चाहते हो। तो अपने वहां से डेटा ले लिया सीधा सीधा। कौन सा इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेकेंडरी सोर्स, या यहाँ से जो डेटा कलेक्ट होगा वो सेकेंडरी डेटा होगा। स्पर्श अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वे में हमने सेंसस कर लिया, सैम्पलिंग कर लिया। अच्छा मेरे को कोई कोई दो डिफरेंस बताओ स्पर्श, सैम्पलिंग और सर्वे में कोई दो डिफरेंसेस बताइए। सैम्पलिंग और सर्वे में कोई दो डिफरेंस। चलो कॉस्ट के बेसिस पे बताओ, कॉस्ट किसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी, किसमें कॉस्ट कम लगेगी? सर सैम्पलिंग में कम लगेगी और उसमें ज्यादा ठीक है। लगेगी। टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा? सर सैम्पलिंग में कम लगेगा। एक्यूरेसी किसकी ज्यादा किसकी कम होगी? सर सेंसस की ज्यादा होगी। सेंसस की ज्यादा होगी। तो ये सारे डिफरेंसेस, और भी डिफरेंसेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये होगा आपका सेंसस और सैम्पलिंग, और इसके डिफरेंसेस तो आप कर ही लेंगे। देखिए, तो आज की क्लास में हम बात कर रहे थे बेसिकली, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का क्या मतलब होता है। यहाँ बताया मैंने कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग को इन्वेस्टिगेशन करना, जिसके थ्रू आप क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं
उसे हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मकसद है कोई भी किसी भी चीज के बारे में फैक्ट या फिगर कलेक्ट करना, क्वांटिटेटिव नेचर की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहलाएगा। एलिमेंट्स इसके 4 होते हैं, कि इन्वेस्टिगेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, रेस्पोंडेंट होता है, और जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है उसे कहते हैं सर्वे। तो 4 एलिमेंट्स हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के। और इसके बाद हम बात कर रहे थे अलग अलग सोर्सेज के बारे में, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के 2 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी से जो डेटा कलेक्ट होता है प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी से जो कलेक्ट होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी के और फर्दर डिविजन्स भी हैं, इस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल क्वेश्चन आयर, ये सब क्या होता है, इसके क्या मेरिट डिमेरिट्स हैं। आज की क्लास में हमने बात करी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, ये मैंने बता दिया। ओरिजिनलिटी, सोर्सेज, रिलायबिलिटी, टाइम और कॉस्ट, प्रिकॉशंस के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वे में मैंने बताया कि सर्वे को हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, सेंसस हो सकता है, सैम्पलिंग हो सकता है, और इस पर हमने डिटेल में बात कर ली। मेरिट्स और डीमेरिट भी हमने इसके कवर कर लिए। तो दिस इज इट, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम इस चैप्टर का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज इट गाइस, चलिए फिर कल अगली क्लास में मिलते हैं। और अक्षिता, आप मेरे को कंफर्म कर देना आपकी क्लास का क्या सीन है, उसके बाद हम देखते हैं, फिर एक सेपरेट बैच बनाते हैं सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। वैसे